वॉचिंग पॉइंट 97 पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बंगाल विभाजन का जो इतिहास है उस पर एक नजर डालते हैं। सन 1854 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करते थे। इन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल विभाजन की बात कही और उन्होंने अपना एक रिपोर्ट भी इस पर बनाया। हालांकि ये फिर यहाँ से चले गए और फिर 1857 ईस्वी में भारत में महान क्रांति का आगाज हुआ, जिसके कारण बंगाल विभाजन का जो कार्यक्रम था उसे स्थगित कर देना पड़ा। हालांकि फिर 1874 ईस्वी में जॉर्ज कैंपबेल बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया जिसमें इन्होंने पुनः लॉर्ड डलहौजी की बात ही दोहराई और कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से बंगाल का विभाजन अत्यंत आवश्यक है, जिसके फलस्वरूप 1876 ईस्वी में आसाम को बंगाल से अलग कर दिया गया, जिसमें बंगाल के जो बांग्ला भाषी 3 जिले थे, सिलहट, कछार और गोलपाड़ा, ये तीनों जिलों को आसाम में मिला दिया गया और आसाम को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया 1876 ईस्वी में। तो बंगाल का पहला विभाजन 1876 ईस्वी में हुआ। हालांकि यह विभाजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से था। 1896 ईस्वी में चीफ कमिश्नर विलियम वार्ड, ये आसाम के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, इन्होंने एक रिपोर्ट भेजा, वायसराय इंडिया को इन्होंने रिपोर्ट दिया और कहा कि बंगाल के 3 जिले ढाका, मेमनसिंह और चट्टग्राम को आसाम में मिला देना चाहिए। हालांकि इनके बाद जो यहाँ चीफ कमिश्नर बन के आए उनका नाम था हेनरी कॉटन, जो बाद में भारत के गृह सचिव भी बने थे, हेनरी कॉटन। और ये 1904 अधिवेशन जो कांग्रेस का बंबई में हुआ था उसका ये अध्यक्षता भी किए थे। इन्होंने इस बात का विरोध किया। फिर 1899 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन बन के आए। लॉर्ड कर्जन के काल के आयोगों का काल कहा जाता है। उसमें बहुत सारे आयोग बने, जैसे अकाल आयोग बना, कृषि आयोग बना, पुलिस आयोग बना, बहुत सारे अकाल लॉर्ड कर्जन के समय में बना। तो लॉर्ड कर्जन ने 1903 ईस्वी में वहां के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे विलियम एम्स, उन्होंने 1896 में जो आसाम के चीफ कमिश्नर हुआ करते थे विलियम वार्ड, जिन्होंने कहा था कि बंगाल के 3 जिले ढाका, मेमनसिंह और चट्टग्राम, इन तीनों को आसाम में मिला देना चाहिए, वह बात को इन्होंने पुनः दोहराई और अपना रिपोर्ट वायसराय लॉर्ड कर्जन के पास भेज दिया। लॉर्ड कर्जन ने इसका अनुमोदन भी किया, परंतु जन विरोध के कारण व्यापक विद्रोह होने लगा, इस कारण इन्होंने इसे स्थगित कर दिया। फिर 6 जुलाई 1905 ईस्वी को देश के बहुत सारे समाचार पत्रों में बंगाल के विभाजन के आशय इस नाम के शीर्षक से बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए। हालांकि 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा भी कर दी। उन्होंने यह घोषणा की, प्रशासनिक दृष्टिकोण से मैं बंगाल का विभाजन कर रहा हूं ताकि प्रशासन को अपना काम सुचारू रूप से करने में सफलता मिले। हालांकि ये कहने को तो प्रशासनिक विभाजन प्रशासनिक दृष्टिकोण से करने वाला निर्णय था, परंतु व्यवहारिक तौर पर और धरातल पर देखने से यह पता चलता था कि लॉर्ड कर्जन यहाँ पे धार्मिक दृष्टिकोण से बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। फिर 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल में राष्ट्रवादियों की बैठक हुई। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। उस दिन बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंधुत्व और एकता बनाने के लिए रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि बंगाल का विभाजन हमारे शरीर पर वज्र की तरह गिरा है। बहुत सारे घरों में चूल्हे नहीं फूके गए, बंगाल में शोक की लहर फैल गई। 7 अगस्त 1905 को जो कलकत्ता टाउन हॉल में राष्ट्रवादियों की बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि हम लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाएंगे अगर बंगाल का विभाजन किया गया तो। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने के पीछे उनका तर्क था कि स्वदेशी आंदोलन के तहत वे जहां स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएंगे, स्वदेशी शिक्षा पर जोर देंगे, अपना स्वदेशी सामान का उपयोग करेंगे, वहीं बहिष्कार आंदोलन से उनका तात्पर्य था कि वो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक हानि होगी और हमारे स्वदेशी जो उद्योगपति हैं, स्वदेशी लोग हैं, हमारे स्वदेश को इससे लाभ मिलेगा। इसलिए उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला रहे थे। इस बीच स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे राष्ट्र स्तर पे फैल गया, अखिल भारतीय स्तर पे फैल गया, जहां बंगाल में इसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र जैसे नरमपंथी नेता कर रहे थे। वहीं महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह इसकी अगुवाई कर रहे थे। वहीं मद्रास क्षेत्र में चिदम्बरम पिल्लई इसके नेता थे। फिर 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। वहां सबसे पहली बार गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच विवाद खुलकर सामने आया। उसका एक वजह बंगाल विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी था,
जहां नरमपंथी विचार वाले नेता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल स्तर पे ही रखना चाहते थे, वहीं गरमपंथी दल के नेता स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चलाने की बात कर रहे थे। इसको लेकर के दोनों के बीच विवाद हो गया और अध्यक्ष पद के लिए भी विवाद हो गया। जहां गरमपंथी लोग बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं नरमपंथी लोग रास बिहारी घोष के नाम पर अड़े थे। अंत में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस का अध्यक्षता संपन्न किया गया, जिसमें गरमपंथियों के दबाव में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार इन सभी कार्यक्रमों को कांग्रेस के अधिवेशन में पारित करा लिया गया। तो एक बात यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछता है, जो सबसे पहले स्वदेशी शब्द का प्रयोग कब किया गया, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग और स्वदेशी शब्द का प्रयोग कांग्रेस के 1906 अधिवेशन जो कलकत्ता में संपन्न हुआ दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, वहां किया गया। वहीं स्वदेशी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1872 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया और वहीं स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। तो फिर उसके बाद यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पूरे राष्ट्र स्तर पर फैल गया। इस बीच ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने का बहुत सारे प्रयास किए, पर वो सारे प्रयास उनका विफलता की ओर जा रहा था। फिर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के अप्रत्यक्ष सहयोग के द्वारा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और बंगाल विभाजन को सही बताया। वहां पे दरअसल मैंने आपको पहले ही कहा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन धार्मिक स्तर पे कर दिया था, धार्मिक आधार पे किया था। जहां पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहीं पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र बनकर रह गया था। तो मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। उसके बाद भी स्वदेशी आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर था। फिर 1909 ईस्वी में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और मॉर्ले भारत सरकार के सचिव हुआ करते थे। इन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया और इस रिफॉर्म के माध्यम से मुस्लिम लीग की जो मांग थी, जो हमारे लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, उसको समर्थन करते हुए, अंशतः समर्थन करते हुए इन्होंने विधायी निकायों में मुस्लिमों के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने का फैसला किया, जिसको लेकर के इससे पहले स्वदेशी आंदोलन का विरोध सिर्फ मुस्लिम लीग किया करती थी, परंतु अब मुस्लिम लीग के साथ एक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो मुस्लिमों की थी, वो भी इस विरोध में जुड़ गई और वे भी स्वदेशी आंदोलन का विरोध करने लगी। खैर, स्वदेशी आंदोलन फिर भी अपने पथ पर अग्रसरित था और ब्रिटिश द्वारा कितने भी हथकंडे अपनाए गए, स्वदेशी आंदोलन को वह कुचलने में असफल नहीं रही। फिर 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे, उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया दिसंबर के महीने में। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा बने थे। इस खुशी में, इसके उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसमें जॉर्ज पंचम भी आए। दिसंबर के महीने में जॉर्ज पंचम आए। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को एक कर दिया। वहीं उन्होंने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बिहार का जो मांग सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बराबर किया जाता था कि हमें एक अलग प्रदेश अपना चाहिए बिहार, इस पर उन्होंने मुहर लगा दी और इसकी घोषणा की गई कि बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाया जाएगा, जिसकी अधिसूचना 22 मार्च 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में भारत में अस्तित्व में आया, जिसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टुअर्ट बेली बनाए गए। अभी भी पटना में बेली रोड है, जो अब जिसका नाम बदल के अब जवाहरलाल नेहरू रोड कर दिया गया है। तो इस प्रकार फिर जब बंगाल को एकीकृत कर दिया गया, तो फिर स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया और स्वदेशी आंदोलन खत्म हुआ। तो आज हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में जाने, फिर हम अगले दिन आगे कोई आंदोलन जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उसके बारे में जानेंगे। इसमें आपको एक बार गौर करने वाली बात है कि 1857 क्रांति के बाद 1905 का वह स्वदेशी आंदोलन ही था जो पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हुआ और ब्रिटिश सरकार के लिए एक चुनौती बन गया। फिर अपने अगले वीडियो में हम कोई अन्य आंदोलन या किसी अन्य टॉपिक पर आपको जानकारी देंगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक यू।